हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ग्रीन हाउसेस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के अंदर। पहला, क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन। ऐसे एरियाज को सेलेक्ट करना है जहां पर अनइंटरप्टेड सनलाइट का एक्सेस हो। ऐसे एरियाज को अवॉइड करना है जहां ट्रीज, बिल्डिंग या फिर टोपोग्राफी से सेट पड़े यानी छाया पड़े। ये सब आप करके अपना जो आर्टिफिशियल लाइट्स का बिल है उसको कम कर सकते हो। उसका कम ज़रूरत पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल लाइट को हमको जितना ज़्यादा हो सके एक्सेस करना है। ये जितना ही ज़्यादा रहेगा आपका हीटिंग कॉस्ट ये कम आएगा। दूसरा, टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज। द साइट शुड बी रीजनली बी लेवल्ड टू मिनिमाइज ग्रेडिंग कॉस्ट। मतलब उसको फ्लैटन करना। इन सब में कॉस्ट बचाने के लिए हमें ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पर सभी लेवल्ड हो, ताकि क्योंकि इससे ये होगा कि कंस्ट्रक्शन से मतलब अपना ग्रीन हाउस के कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये इन सब में कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा। दूसरा, गुड सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज आर एसेंशियल। गुड सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज उसका अच्छा होना चाहिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बनना चाहिए। उससे स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, वीक बन सकता है और वो प्लांट डिजीज को भी प्रमोट करेगा। दूसरा, वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। ग्रीन हाउस कंज्यूम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ग्रीन हाउस के सिर्फ प्लांट्स के लिए वाटर नहीं चाहिए। जैसे अगर कूलिंग के लिए एवेपोरेटिंग कूलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी वाटर काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाटर का सप्लाई होना चाहिए। और द सोर्स मस्ट बी रिलायबल विथ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। दूसरा है जो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लो होना चाहिए। इसी लेस देन 1 डेसीसाइमन पर मीटर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो वो काफ़ी सॉल्टी वाटर है जो कि हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, लो सोडियम एंड बोरॉन लेवल होना चाहिए। अगर सोडियम एंड बोरॉन लेवल हाई है तो वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। माइक्रो क्लाइमेट, अवॉइड लो लाइंग एरियाज प्रोन टू फॉग और कोल्ड एयर पॉकेट्स। ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करना है जिसकी लो लाइंग एरियाज, जैसे कि दो पहाड़ों के बीच जो वैली बन जाता है वैसे एरियाज को अवॉइड करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोन यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है फॉग या फिर कोल्ड एयर पॉकेट्स बनने के। फ्रॉस्ट पॉकेट्स बन जाएंगे। आज वेल एज हाई रिजेस एक्सपोज टू सीवियर विंड्स। जो बिल्डिंग हायर रिजेस एरिया में बने होते हैं वो ज़्यादा सीवियर विंड लोड्स से एक्सपोजर होते हैं कंपेयर करें तो लेवल्ड ग्राउंड बिल्डिंग से। तो ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करना है। हिली एरियाज़ एंड हायर रिजेस जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ताकि वो सीवियर विंड्स लोड से बच सकें। इसमें लास्ट जो है लॉजिस्टिक्स एंड यूटिलिटीज़। proximity to reliable three-phase electricity, heating, fuel lines, and markets or transport highways reduce overall operating overhead। जो ग्रीन हाउस जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हाईवेज जो जो थ्री फेस ये इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, फ्यूल लाइंस इन सब के काफ़ी पास होना चाहिए मार्केट, ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन सब को कम कर सकें। या फिर अगर ये काफ़ी दूर हैं, जैसे कि अगर पावर सोर्स से काफ़ी दूर हैं तो उसके लिए कस्टम पावर लाइन एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा जो कि ओवरऑल कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देगा। तो ये सब करने से काफ़ी पास पास में हाईवेज़ के पास बनाने से, पावर सोर्स के पास बनाने से हम जो अपना एनर्जी में कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम लोग को ऐसा रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके हमको मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर करना है और शेडोज़ को मिनिमाइज़ करना है थ्रू आउट द ईयर। सिंगल स्पैन ग्रीन हाउस के लिए, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर। जो पहला, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ओरिएंटेशन डिपेंड्स करता है स्ट्रिक्टली ये इसके आपके लोकेशन ऑन अर्थ के ऊपर यानी लैटिट्यूड के ऊपर मेनली। जो अबव 40 डिग्री नॉर्थन एंड सदर्न लैटिट्यूड है उसमें ओरिएंट द रिज ईस्ट वेस्ट। आपको जो रिज है मतलब
जो ग्रीन हाउस का रिज है उसको ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है। दिस अलाउज द लो विंटर सन टू हिट द लॉन्ग साउथ फेसिंग साइड एट अ पर्टिकुलर एंगल, मैक्सिमाइजिंग विंटर लाइट पेनिट्रेशन। जो विंटर के समय में क्या होता है कि सन क्या रहता है कि वो डायरेक्ट ऊपर में नहीं रहता। जो विंटर सन रहता है वो काफ़ी वेरी लो होता है सदर्न स्काई में। जो ईस्ट और वेस्ट रीजेस हैं वो अलाउ करते हैं कि ये लो विंटर जो सन है वो लॉन्ग साइड की जो ग्रीन हाउस है उसको परपेंडिकुलरली में जो मैक्सिमाइज कर देता है लाइट पेनिट्रेशन को, जब जिस इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वहीं बिलो 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में यह रीच को ओरिएंट करना है नॉर्थ एंड साउथ में, जिसकी जो द सन पासेस डायरेक्टली ओवर हेड, यानी ऊपर आ जाता है सन एकदम ज़्यादातर टाइम वो ऊपर ही रहता है, प्रोवाइडिंग मोर यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द डे एंड मिनिमाइज इंटरनल स्ट्रक्चर शैडो। जैसे इंडिया जैसे कंट्री जो कि बिलो 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में आती है, वो उसमें ओरिएंट करना है रिज को नॉर्थ एंड साउथ में, यानी कि जो ग्रीन हाउस है का रिज है उसको साउथ एंड नॉर्थ में करना है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में ज़्यादातर वो एकदम ऊपर में ही रहता है। एंड नॉर्थ एंड साउथ रिजेस इंश्योर करता है कि उसमें यूनिफॉर्म लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो थ्रू आउट द डे, और जो मिनिमाइज करता है इंटरनल स्ट्रक्चर साइड्स को। दूसरा बात करते हैं मल्टी स्पैन यानी कि गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस का। दिस शुड ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ओरिएंट नॉर्थ साउथ रिगार्डलेस ऑफ द लैटिट्यूड। इसको हमेशा नॉर्थ एंड साउथ यानी कि इसके जो रीजस हैं ओरिएंट करना है रीजस को नॉर्थ एंड साउथ में, किसी भी एल्टीट्यूड में रहे। जब हम गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस को नॉर्थ एंड साउथ में रखते हैं, सन मूव्स करता है ईस्ट टू वेस्ट, यानी जो गटर का जो शैडो है वो फ्लोर में हर जगह टाइम टू टाइम मूव करते जाता है जैसे जैसे सन मूव करता है, यानी कि सन का जो लाइट है वो हर एक जगह में पड़ता है, और जो गटर्स का जो शैडो है वो भी साथ साथ मूव करता है। तो जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे शैडो भी आगे की तरफ अक्रॉस द फ्लोर मूव करते जाता है, जिससे कि सभी प्लांट्स को बारी बारी से सन का लाइट मिलते जाता है। लेकिन अगर हम इसको ईस्ट वेस्ट कर देते हैं तो जिससे कि गटर का जो कास्ट जो परमानेंट स्टैटिक शैडो बन जाता है एग्जैक्ट सभी रोस ऑफ द क्रॉप में सभी टाइम पूरे डे में, जो कि सीवियरली स्टंटिंग ग्रोथ कर देता है क्रॉप्स का। तीसरा बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। अ ग्रीन हाउस मस्ट फंक्शन एज अ बहुत हाई लाइट ट्रांसमिटिंग एनवलप एंड अ स्टेबल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है ग्रीन हाउस को ऐसे फंक्शन करना चाहिए कि हाईली लार्ज ट्रांसमिटिंग तो करे ही, साथ ही साथ वो स्टेबल यानी कि काफ़ी अच्छा रिजिड स्टेबल स्ट्रक्चर भी हो उसका, यानी कि ऐसा स्टील एंड स्टेबल स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, लेकिन ऐसा बनाना है कि उसमें हाई लाइट ट्रांसमिटिंग हो, यानी कि शैडोज कम बनने चाहिए, ऐसे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कॉलम एंड ट्रसेज vertically support the dead weight of the roof and equipments while resisting horizontal wind shear। जो कॉलम एंड ट्रसेस है जो कि वर्टिकल सपोर्ट डेड वेट को सपोर्ट करते हैं रूफ एंड इक्विपमेंट्स, साथ ही रजिस्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल विंड शीयर मतलब जो विंड्स पुश कर रहे हैं फ्रॉम द साइड्स उसको भी ये रजिस्ट करे, ऐसा कॉलम्स एंड ट्रसेस ऐसा उसका मजबूती होना चाहिए। कॉलम एंड ट्रसेस के लिए ज़्यादातर गैल्वेनाइज स्टील पाइप या फिर कोल्ड फॉर्म्ड प्रोफाइल्स जो कि प्रिवेंट करते हैं रस्ट, हाई इंटरनल ह्यूमिडिटी को, और जो मेंटेन करता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो को। दूसरा गटर इन मल्टी स्पैन डिज़ाइन गटर्स कलेक्ट रेन वाटर एंड डबल एज स्ट्रक्चरल बीम्स लिंकिंग द कॉलम्स। ये सिर्फ वाटर को कलेक्ट नहीं करते, ये मल्टी स्पैन ग्रीन हाउस में ये एक्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बीम्स जो कि कॉलम्स को साथ में जोड़े रखते हैं। तीसरा परलाइंस मिस्टेक है यहाँ पर PUR
LINS आएगा, ये ओ नहीं आएगा यहाँ पर लाइन्स हॉरिजॉन्टल members running perpendicular to the trusses that directly support the glazing material। ये परलिन्स जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो कि रन करते हैं परपेंडिकुलर टू द ट्रसेस, जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करता है ग्लेजिंग मटेरियल, यानी कि जो ग्रीन हाउस का जो कवरिंग मटेरियल है उसी को ग्लेजिंग मटेरियल बोलते हैं, जैसे ग्लास और प्लास्टिक फिल्म। डिज़ाइन लोड, ग्रीन हाउस मस्ट बी डिज़ाइन टू विथस्टैंड कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग लोड्स अकॉर्डिंग टू द रीजनल स्टैंडर्ड। ये जो दिख रहा है एग्जांपल NGM और ENM, ये आपका रीजनल कोड्स हैं, जो कि NGMA जो कि USA में यूज़ होता है और EN जो कि यूरोप में यूज़ होता है। इसमें पहला आता है डेड लोड, द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ प्लस परमानेंट इंस्टॉलेशन, हीटिंग पाइप्स, हैंगिंग क्रॉप्स, लाइट्स, टिपिकली रेंज फ्रॉम 10 to 15 kg पर स्क्वायर मीटर। ये फिक्स्ड अनचेंजिंग वेट है जो कि स्ट्रक्चर का खुद का वेट होता है, जो कि हमेशा रहेगा, जिसमें हीटिंग पाइप्स, हैंगिंग क्रॉप्स, लाइट ये सब शामिल हैं। इसका रेंज है 10 से 15 kg पर स्क्वायर मीटर। दूसरा है लाइव लोड्स, ये टेम्पररी लोड्स फ्रॉम मेंटेनेंस वर्कर्स और क्रॉप हैंगिंग सिस्टम। ये टेम्पररी लोड्स हैं जो कि कम ज़्यादा होते रहते हैं। लीव लोड्स में वो भी शामिल हैं जैसे कि मेंटेनेंस जो वर्कर्स हैं वो जैसे रूफ में चढ़ के अगर उनको मेंटेनेंस करना है, क्लीन करना है पैनल्स को, फिक्स टीयर्स, ये सब लोड्स भी इसी में शामिल हैं। विंड लोड, द स्ट्रक्चरल फ्रेम मस्ट विथस्टैंड रीजनल वेलोसिटी प्रेशर, जो लोकल विंड का वेलोसिटी प्रेशर है उसको भी झेल पाए। विंड्स क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर ऑन द विंडवर्ड वॉल एंड सक्शन अक्रॉस द रूफ। जो विंड है क्या क्रिएट करता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है विंडवर्ड वॉल में यानी कि फ्रंट वॉल में, और सक्शन भी क्रिएट करता है निगेटिव प्रेशर अक्रॉस द रूफ। इससे होता क्या है कि अगर ग्रीन हाउस अच्छा से स्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड से अच्छा से अटैच नहीं है, उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तो ये जो निगेटिव प्रेशर है ये पुल करता है ग्रीन हाउस को आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से खींचने का कोशिश करता है बाहर की ओर। यानी एक तरह से बोलते हैं कि अगर देखा है अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फाउंडेशन उसका अच्छा नहीं है, वो अच्छे से अटैच नहीं है ग्रीन हाउस ग्राउंड से, तो पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक सकता है ग्रीन हाउस को अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन लोड के बाद है स्नो लोड, क्रूशल इन कोल्डर क्लाइमेट्स, रिक्वायर स्टीप रूफ पिचेस और इंटीग्रेटेड गटर हीटिंग टू स्लाइड और मेल्ट स्नो रैपिडली बिफोर स्ट्रक्चर फेलियर ऑकर्स। अब स्नो लोड जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो कि क्रूशल है, इसका ध्यान रखना कोल्डर क्लाइमेट्स में, जिसके लिए स्टीप रूफ्स बना सकते हैं, स्टीप रूफ पिचेस जो कि 25 से 30 डिग्री हो सकता है, ताकि जो स्नो लोड है स्लाइड हो के नीचे गिर जाए। और जो गटर कनेक्टेड है उसमें इंटीग्रेटेड गटर हीटिंग सिस्टम कर सकते हैं, ताकि वो इस स्लाइड और मेल्ट होके, जैसे ही मेल्ट होके बाहर निकल जाए या फिर धीरे धीरे जो बर्फ़ जो जम चुका है अब गटर से चिपक चुका है वो थोड़ा हीट होके स्लाइड होके बाहर की तरफ निकल जाए। चौथा डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर कूलिंग, व्हेन सोलर रेडिएशन इनसाइड द ग्रीन हाउस एक्सीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, द एक्सेस एनर्जी कन्वर्ट टू हीट रिक्वायर एक्टिव और पैसिव कूलिंग सिस्टम। जब सोलर रेडिएशन ग्रीन हाउस के अंदर एक्सीड्स कर जाए, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये जो एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट्स में, जिससे कि स्ट्रेस होता है क्रॉप्स में और यील्ड भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें इसके डिज़ाइन में एक्टिव एंड पैसिव कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। पैसिव कूलिंग में यानी नेचुरल वेंटिलेशन आ जाएगा, यूजेस विंड प्रेशर एंड थर्मल बायोएंसी इफेक्ट यानी हॉट एयर राइजिंग। द टोटल वेंट एरिया रूफ वेंट्स प्लस साइड वॉल वेंट्स शुड इक्वल एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया टू अचीव एडिक्वेट एयर एक्सचेंज। नेचुरल वेंटिलेशन में जो यूज़ करते हैं नेचुरल विंड प्रेशर को और थर्मल बायोएंसी इफेक्ट को। थर्मल बायोएंसी इफेक्ट में
यानी सिंपल सा है, जो हॉट एयर है वो ऊपर चला जाता है और जो ठंडा एयर बाहर ही रहता है तो वो नीचे रह जाता है, जिससे कि जब वेंट्स एरिया, जो रूफ वेंट्स है और साइड वॉल वेंट्स हैं, वो कब कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए टोटल फ्लोर एरिया से, जिससे कि एडिक्वेट एयर एक्सचेंज हो। तो जैसे ये बायोंसी इफेक्ट, जिसमें हॉट एयर ऊपर चला जाता है, तो उससे कि वो रूफ वेंट्स और साइड वॉल वेंट्स से बाहर निकल जाता है, जिससे कि एडिक्वेट एयर एक्सचेंज होता है, जिससे कि पैसिव कूलिंग हो पाता है ग्रीन हाउस में, और प्लांट्स के ऊपर हीट स्ट्रेस कम पड़ता है। दूसरा है मैकेनिकल मैकेनिकल एवापोरेटिंग कूलिंग एक्टिव कूलिंग सिस्टम में आ जाता है। इसमें एयर एक्सचेंज रेट डिज़ाइन रहता है ताकि जो प्रोवाइड करे 1 to 1.5 एयर एक्सचेंज पर मिनट, एक मिनट में एक से 1.5 एयर एक्सचेंज पर मिनट होना चाहिए। The air velocity through the house should be kept around 1 to 1.2 meter per second to prevent structural chilling near pads और stagnant heat zone near fans। अगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा तो चिलिंग एरिया बनाएगा नियर पैड्स। पैड्स यहाँ पर ये वेट होते हैं, गीले होते हैं, जिससे अगर स्पीड्स बहुत ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर चिलिंग एरिया बन जाएगा, और बहुत स्लो रहेंगे तो स्टैगनेंट यानी कि रुक जाएगा वहाँ पर हीट जोन्स बन जाएंगे नियर फैंस। फैंस क्या करते हैं, गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं। तो अगर ये एयर विंड वेलोसिटी अगर बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा तो एक तो जो फैंस के पास है, फैंस जो कि बाहर फेंकते हैं हॉट एयर को, वहाँ पर हीट जोन बन जाएगा, और बाहर से जो हॉट एयर है वो पैड से टकरा कर जब अंदर आती है तो पैड्स क्या होते हैं, गीले होते हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर चला जाता है, जिससे कि अंदर में वो टेम्परेचर को कम कर सके। लेकिन जब एयर वेलोसिटी कम होता है तो वहाँ पैड्स के पास, मतलब वहाँ का जो मॉइस्चर है वो जमने लग जाता है, तो हाई एयर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चिलिंग एरिया नियर पैड्स और स्टैग्नेंट हीट जोन इसको प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि जब एयर पैड से जब आता है तो अगर एयर वेलोसिटी ठीक है तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है जो मॉइस्ट एयर है, ताकि ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके, और जो हॉट एयर है वो फैंस के ज़रिए बाहर जा सके। तो जो एयर वेलोसिटी है वो 1 to 1.2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए ग्रीन हाउस में। सिस्टम लेआउट, एग्जॉस्ट फैंस आर प्लेस्ड ऑन द लीवॉर्ड वॉल विथ सेल्यूलोज एवेपोरेटिव पैड्स ऑन द अपोजिट विंडवर्ड वॉल। जो एग्जॉस्ट फैंस हैं उनको लीवॉर्ड वॉल में लगाया जाता है, यानी कि उस वॉल्स में जहाँ से एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए हॉट एयर बाहर जा रहा है, और दूसरा सेल्यूलोज एवेपोरेटिव पैड्स जो कि अपोजिट साइड लगा होता है एग्जॉस्ट फैन के विंड वार्ड वॉल में, यानी कि जहाँ से हवा आ रहा है। इन दोनों के बीच जो एवेपोरेटिव पैड्स और जो एग्जॉस्ट फैन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 से 45 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना डिस्टेंस रखने से यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन हो पाता है, जिससे कि जो प्लांट्स अपोजिट साइड में है, यानी कि जो एवेपोरेटिव पैड्स के साइड में, उनको फ्रीजिंग स्ट्रेस ना हो, काफ़ी लो टेम्परेचर का स्ट्रेस ना हो, और जो लीवॉर्ड्स वॉल के साइड पास में है वो बर्न ना हो। शेडिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन और एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टिव स्क्रीन आर डिप्लॉयड internally or externally to block 30 to 60% of incoming solar radiation before it hits the canopy। ज़्यादा अच्छा है कि ग्रीन हाउस को हीट होने से पहले ही शेडिंग सिस्टम के ज़रिए जो 30 to 60% जो इनकमिंग रेडिएशन है उसको कम कर दिया जाए, चाहे वो इंटरनली हो यानी कि अंदर तरफ से शेडिंग सिस्टम लगाया जाए, चाहे एक्सटर्नली हो। क्योंकि जब हीट हो जाता है ग्रीन हाउस तो नेचुरल वेंटिलेशन मैकेनिकल मेथड के ज़रिए उसको कूल डाउन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर शेडिंग सिस्टम के कंपेयर में करें तो
जब हमें एडिक्वेट सोलर रेडिएशन मिल जाता है जितना प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हमें शेडिंग सिस्टम कर देना चाहिए, जिससे कि हम 30 to 60% इनकमिंग सोलर रेडिएशन है रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर रेडिएशन को कम कर सकें। डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर हीटिंग सिस्टम इनफ थर्मल एनर्जी सप्लाई करना चाहिए जिससे कि हीट लॉस को रिड्यूस कर सके। 3 प्राइमरी फिजिक्स मैकेनिज्म जो कि है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसके जरिए रिड्यूस कर सकें हीट लॉस को। पहला इसमें मेथड है हाइड्रोनिक पाइपिंग। हॉट वाटर heated in a central boiler is pumped through steel or rail pipes close to the plant root zone or under benches. It provides highly uniform gentle heat distribution. इसमें हाइड्रोनिक पाइपिंग में वाटर हीट होता है सेंट्रल बॉयलर में, जो कि पम्प्ड किया जाता है थ्रू स्टील और रेल पाइप्स, जो कि स्टील या फिर रेल पाइप्स की में पंप किया जाता है। और जो स्टील और रेल पाइप्स है ये प्लांट और रूट जोन के काफ़ी क्लोज में होते हैं या फिर अंडर बेंचेस में होते हैं। ये हाईली यूनिफॉर्म और जेंटल हीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्लांट्स के आसपास जब भी प्लांट्स को ज़रूरत होता है। दूसरा है यूनिट एयर हीटर्स। फोर्स्ड एयर गैस कंबसन हीटर्स आर चीपर टू इंस्टॉलेशन बट क्रिएट लोकलाइज्ड हॉट स्पॉट्स एंड वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन इफ़ नॉट पेयर्ड विथ हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो फैंस। यूनिट हीटर या फिर इसी को फोर्स्ड एयर हीटर्स भी बोलते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट होता है फ्यूल बर्नर और कंबसन चैम्बर, जहाँ पर फ्यूल सोर्स जो कि ज़्यादातर नेचुरल गैस या फिर प्रोपेन होता है उसको मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड इग्नाइट्स किया जाता है, जो कि क्रिएट करता है कंबसन। यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है जिसमें सीरीज़ ऑफ मेटल ट्यूब्स और प्लेट्स इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं ताकि वो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम हॉट इंटरनल कंबसन गैसेस से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको कोल्ड एयर में पास कर सके। कोल्ड एयर जो आउटसाइड से पास हो रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन फैन यानी ब्लोअर लगा होता है, इंटरनल फैन जो कि यूनिट हीटर के रियर पीछे लगा होता है, जो पुल्स करता है एम्बिएंट कूल एयर को सिस्टम के अंदर। आखिर में एक एग्जॉस्ट फैन फ्लू लगा होता है जो पोस्ट कंबसन गैसेस है उसको सेफली ग्रीन हाउस से बाहर भेजता है। ये काफ़ी ज़्यादा चीप होता है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि इसमें एक तो कंबसन हो रहा है फ्यूल्स का जो कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा हाइड्रोनिक पाइपिंग, एक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस कंबसन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये हाईली एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं इसके कंपेयर में। लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं फॉर ग्लेजिंग मटेरियल जो कि यू फैक्टर बोलते हैं। पहला सिंगल ग्लास और पॉलीथिलीन जिसका यू फैक्टर है 6 to 6.2, जो कि हाई लाइट ट्रांसमिशन हाई हीट लॉस होता है इसमें। जितना ज़्यादा यू फैक्टर ज़्यादा होगा किसी भी ग्लेजिंग मटेरियल का, उसका उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगा, और जिसका जितना कम यू फैक्टर रहेगा उसमें उतना ही कम हीट लॉस होगा। यू फैक्टर जितना कम उतना बेटर इंसुलेशन, लेस हीट एस्केप्स होता है मटेरियल के थ्रू, जिसमें पहला एग्जांपल है पॉलीकार्बोनेट जिसका सबसे कम यू फैक्टर है। इसके कारण जो हीट होता है ट्रैप होता है इफ़िशेंटली, रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस के हीटिंग कॉस्ट को। और जितना ज़्यादा है जितना ज़्यादा यू फैक्टर इसका अपोजिट होता है। इसमें कुछ और डिटेल दिए हुए हैं ग्लेजिंग मटेरियल के टाइप्स के हिसाब से, जैसे कि पहला है सिंगल पॉलीथिलीन 6 to 6.2 है जिसमें हाई लाइट ट्रांसमिशन होता है हाई हीट लॉस।
जो कि पहले ही बता चुका हूँ, जो कि इसका यू फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। डबल पॉलीथिलीन इन्फ्लेटेड। 4, एयर गैप प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। इसमें एयर गैप्स पाया जाता है जिसके कारण थर्मल इंसुलेशन हो पाता है। एयर गैप्स यानी कि वहाँ पर वैक्यूम होता है, जैसे कि आप अम, जो थर्मस है वहाँ पर एक गैप रहता है ना, दो मेटल्स, उसमें दो लेयर लेयर रहता है, उसके बीच में वैक्यूम होता है। उसके कारण वो जो अंदर में कोई भी लिक्विड है, अगर वो गर्म है तो गर्म ही रहता है, और ठंडा है तो ठंडा ही रहता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक जो आउटर एनवायरनमेंट है एयर, उसका टेम्परेचर जितना भी कोई भी रहे, चाहे मान लो जाए कोल्ड रहता है, और अंदर में मान लो जाए कोई कोई लिक्विड है वो गर्म है, तो एक कोल्ड एयर और हॉट लिक्विड के बीच में एक वैक्यूम बना है, जिसके कारण वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता जो कोल्ड एयर है, तो उसके कारण एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है जो वहाँ पर वैक्यूम है। तो एयर गैप्स यहाँ पर भी वही काम कर रहा है कि एयर गैप्स प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। लास्ट है ट्विन वॉल पॉलीकार्बोनेट, जिसका यू फैक्टर है 3.5 to 3.8। गुड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ होता है इसका ट्विन वॉल पॉलीकार्बोनेट का, और थर्मल बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि यू फैक्टर इसका सबसे कम है, तो थर्मल बैरियर की तरह ये सबसे अच्छा काम करता है। थैंक यू एवरीवन।